नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। कल उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जैसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश जो है वैसा महत्वपूर्ण राज्य, और वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग हो चुकी है। और आज खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, असम और गोवा, इन तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग यानी सीटों के बंटवारे को लेकर बात पक्की हो गई है। जी हां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इन तमाम राज्यों में, दिल्ली है, पंजाब है, गोवा है, असम है, गुजरात है, हरियाणा है, इन तमाम राज्यों में ये दोनों दल आपस में साथ मिलकर लड़ेंगे। इसकी घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी, यानी कि सीटों की बात लेकिन पक्की हो गई है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ने अपने खिलाफ किए जा रहे हर दावे को गलत साबित करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। और इसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भूमिका बहुत ही अहम है, और जिस अहम भूमिका के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं वो आप उसके कुछ नमूने देख भी रहे हैं। थोड़ा सा आपके सामने रखना भी चाहूंगा। बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने तोड़ा, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ साथ दिखे। झारखंड में आपने देख लिया कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट पास कर ली और अपनी सरकार बचा ली। और चंपाई सोरेन राहुल गांधी के साथ एक मंच पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नजर आए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के मनमुटाव की खबरें थीं जो चलाई जा रही थी मीडिया के एक धड़े से, लेकिन यहां भी सीट शेयरिंग का ऐलान कल हो चुका है। और अब शायद 25 तारीख को खबर जैसी आ रही है, अभी चूंकि 2 दिन के लिए यात्रा रुकी हुई है, 25 तारीख को राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल अपनी यात्रा में जिन मुद्दों को उठाते जा रहे हैं, बीजेपी उन्हीं पर घिर भी रही है, और ऐसे कदम बीजेपी उठा रही है जिनसे उसका असली चेहरा सामने आ रहा है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का झूठ सामने आ ही चुका है। अभी सत्यपाल मलिक पर जिस तरह सीबीआई की कार्रवाई हुई है, उससे विपक्ष का यह दावा सही हो गया है कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए बीजेपी सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। याद कीजिए कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया था, और उसमें जांच एजेंसियों की बात भी दोनों नेताओं ने की थी। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच क्या कुछ बातचीत चल रही है। इंटरव्यू आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन यहां पर यह बात सुनना बहुत जरूरी है, और आज के लिए यह कितना प्रासंगिक है, सुनिए। आपने काफी बहादुरी के साथ जो पुलवामा के बारे में बोला, आपने जो अदानी के बारे में बोला, किसानों के बारे में बोला, तो फिर आपको धमकाया गया, सीबीआई इंक्वायरी कराएगी, सब शुरू हो गया, पूरा इनका सिस्टम चालू हो गया। आप हैरत करेंगे, ये कानून है कि जो शिकायत करता है उसको सजा नहीं दी जाती है। मैंने शिकायत की जिनकी की, उनका आज तक इंटरोगेशन नहीं हुआ। मेरे यहाँ 3-3 बार आ गए, मेरे स्टाफ के लोगों के फ़ोन ले गए सीबीआई वाले। मैंने कहा भाई तुम कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो फकीर हूँ, मेरे बिना कुछ है। तो तंग आ गए वो, लेकिन करना पड़ा। फिर यही कहते थे लास्ट में, साहब नौकरी कर रहे हैं। वो मुझे भी यही कहते थे कि भाई अब छोड़िए, मतलब हमें दबाया जा रहा है, हमें करना पड़ रहा है, इसमें कुछ है नहीं। उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, क्या करें वो। हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद में आप पर भी थोड़ा आक्रमण करेंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं एकदम आक्रमण शुरू हो जाता है उन पर। हाँ, नहीं करेंगे, मेरे पे तो करते रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुन लिया आपने, ये लगभग 2 महीना पहले इन दोनों नेताओं की बातचीत, और आज ये बातचीत कितनी ज्यादा प्रासंगिक दिखाई दे रही है, कितना बल्कि कहें तो ये प्रमाण है जो 2 महीने पहले कह रहे हैं, और लेकिन कह रहे हैं सत्यपाल मलिक की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज सत्यपाल मलिक के घर सहित 30 ठिकानों पर, उनके 30 अलग अलग जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। मतलब साफ है कि सीबीआई जो है वो इसके जरिए मोदी सरकार, बीजेपी जो है वो डराने की कोशिश सत्यपाल मलिक को कर रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक का डर जो है वो मोदी सरकार को परेशान कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि अगर सत्यपाल मलिक का डर नहीं होता तो आप जांच एजेंसियों का सहारा क्यों लेते?
यही बात तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। इसी बात पर आज सत्यपाल मलिक ने ट्वीट कर जानकारी भी दी और क्या कुछ रखा है ट्वीट में देख लीजिए। लिख रहे हैं सत्यपाल मलिक कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। तो ये देख रहे हैं आप सीधा सीधा कि 4-5 कुर्ते पायजामा के सिवा हमारे यहां कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन डराने की कोशिश मत कीजिए। तानाशाह की जो प्रवृत्ति है वो आप दिखा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी 2024 के चुनाव में जीतकर तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए लोकतंत्र को कुचलने से भी परहेज नहीं कर रही है। और इसीलिए बीजेपी का रवैया देखकर लगता है कि हार की बौखलाहट अभी से उस पर हावी हो रही है और अब तो बीजेपी खुलकर अपने विरोधियों की आवाज दबा रही है। और उसी क्रम में आज एक्स पर, यानी सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जिसका अब नाम एक्स हो गया है, उसने एक चिट्ठी आज जारी की है। और इस चिट्ठी में क्या कुछ है इसको देखना यहां बहुत जरूरी है, जिसके बाद मोदी सरकार का सच बिल्कुल सामने आ जाता है। इस चिट्ठी को देखिए जरा। एक्स यानी कि ट्विटर क्या कुछ लिख रहा है। लिख रहा है कि सरकार के निर्देशों के मुताबिक हम इन अकाउंट्स और पोस्ट को भारत में प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। कुल 128 या उससे ज्यादा अकाउंट्स को प्रतिबंधित भारत में कर दिया गया है ट्विटर के जरिए। और उसके बाद ये सफाई आई है, चिट्ठी आई है एक्स की तरफ से। लिखा जा रहा है कि सरकार के, यानी मोदी सरकार के निर्देशों के मुताबिक हम इन अकाउंट्स और पोस्ट को भारत में प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। हालांकि हम इस कार्रवाई से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। देखिए, हालांकि इस कार्रवाई से हम असहमति व्यक्त करते हैं और हमारा मत है कि इन पोस्ट को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इन खातों और पोस्टों को हम सिर्फ भारत में ही प्रतिबंधित कर रहे हैं, चूंकि भारत सरकार ने इस बारे में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं, जिसके तहत एक्स को कुछ खास खातों और पोस्ट पर कार्रवाई करने की बाध्यता है, जिसे न करने की दशा में भारी भरकम जुर्माने के साथ साथ कैद की सजा भी संभावित है। इस बारे में हम अपनी नीति पर कायम रहते हुए आगे प्लेट इस बारे में हम अपनी नीति पर कायम रहते हुए भारत सरकार के द्वारा अकाउंट ब्लॉक करने के आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील हमने दायर की है, जो अभी लंबित है। हमने अपनी घोषित नीति के अनुरूप इस कार्रवाई से प्रभावित एक्स यूजर्स यानी ट्विटर यूजर्स को नोटिसों के बारे में सूचनाएं प्रदान की हैं। कानूनी प्रतिबंधों के चलते हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता को बनाए रखने के लिहाज से इन सभी चीजों को सार्वजनिक करना बेहद जरूरी है। खुलासे के अभाव की स्थिति में जवाबदेही की कमी एवं मनमाने पूर्ण ढंग से फैसला लेने की क्षमता विकसित होती है। यह बात यहां पर ट्विटर ने रखी है अपनी बात, और ट्विटर ने साफ साफ यहां कह दिया है कि हम इससे सहमत नहीं है जो कुछ भारत सरकार ने कहा है करने के लिए। और इधर दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया गठबंधन की बढ़ती एकता इस बौखलाहट को और बढ़ा रही है। शुरुआत में आपको कह चुका हूं, क्योंकि लग रहा है कि बीजेपी को हार का डर है। और खैर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए राहुल गांधी के एक ट्वीट को और देख लेते हैं। राहुल गांधी का एक तीखा हमला जो ट्विटर के जरिए किया गया है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसको पहले रखते हैं आपके सामने। राहुल गांधी कह रहे हैं, किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर पर सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की आवाज को दबा देना, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। यह सब कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की परिभाषा, जिस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन उसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की परिभाषा यहां अलग ढंग से देते हुए रखते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस वक्त देश का, जी हां दोस्तों, जो माहौल है उसे इन चंद लाइनों में राहुल गांधी ने बयां कर दिया है।
मोदी एक तरफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल बोल कर यह बताते हैं कि उन्हें लोकतंत्र की कितनी फिक्र है, और दूसरी तरफ आज और कल की घटनाओं को ही देख लें तो नजर आ जाएगा कि किस तरह लोकतंत्र में नागरिकों को मिले उन सभी अधिकारों को मोदी सरकार छीन रही है जो उसके लिए असुविधाजनक बन गए हैं। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करें तो उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। विपक्ष ईवीएम हटाने की मांग करे तो उसके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज ही आपने देख लिया, दिल्ली में तमाम वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे ही चैनल पर, क्योंकि हमने उसको लाइव दिखाया था, आप देख सकते हैं। तो तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान नौकरियां मांगे तो उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, और जो कोई मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उस पर जांच एजेंसियों का पहरा बिठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इसी सच्चाई को बयां करते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि जनता उसे जवाब देगी। यानी इस बार के चुनाव में मोदी भले तीसरी बार सत्ता में आने की बात कहें, लेकिन उसके दावों को जनता इस बार गलत साबित करने वाली है। बीजेपी को इस बार शायद विपक्ष में बैठना पड़े, ये संकेत राहुल गांधी ने दे दिए हैं। इधर इंडिया गठबंधन जिस तरह सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ रहा है, उससे भी बीजेपी के मंसूबे फेल हो गए हैं। इंडिया की बढ़ती चुनौती और खुद अपनी करनी से मोदी सरकार अपने लिए हार का रास्ता बना रही है, और इधर बीजेपी के विरोधी अब और मुखर होकर उस पर हमले बोल रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी खुद ही खोल रही है अपनी पोल, और क्या बीजेपी का सच सामने आने से इंडिया गठबंधन के लिए साफ हो गया है जीत का रास्ता। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों के साथ साथ इंडिया गठबंधन ने कैसे कसी है कमर और बीजेपी कैसे हो रही है एक्सपोज, इसको भी आपके सामने हम रखेंगे। बहुत सारी बातें, इन बातों से पर्दा हटाते हैं, इन सवालों को का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर माफी चाहूंगा शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? खबर दिल्ली से भी आ रही है, कांग्रेस की खबर जो है, और कल से लेकर आज तक अब तो बड़े बड़े चैनल, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े चैनल जो हैं, वो कह रहे हैं, उनकी आज हेडिंग्स, इसी कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था तो हेडिंग्स देख रहा था, सब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तारीफ करने लगे हैं। शकील जी, ये क्या चल रहा है? इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा चैनल लिख रहा है, दूसरा लिख रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब तो 3 दलों के साथ गठबंधन होने की कगार पर है। कोई कुछ और लिख रहा है। यह परिवर्तन कैसे दिखाई दे रहा है? और एक बात और शायद और अच्छी तरह से आप बताएंगे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो सिक्योरिटी है Z से Z+ कर दी गई है। क्या उनको अब गृह मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देख रहा है क्या? देखिए, खड़गे जी ने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। आज उन्होंने अपने नाम से एक चिट्ठी अखिलेश यादव को, फॉर्मल इनविटेशन जिसको कहते हैं, वो लिख के वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और PL पूनिया जो पूर्व सांसद हैं और जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उनको पहुंचाई। और वो दोनों इसको लेके अभी से थोड़ी देर पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में गए हैं, और वहां उन्होंने उसको दी है कि अखिलेश यादव जी जो है वो यात्रा में शामिल हो। इसके लिए हम आपको एक फॉर्मल इनविटेशन दे रहे हैं। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, इससे जाहिर है कि जो मेन मीडिया है और जो बीजेपी है, दोनों में हलचल होगी ही होगी। अभी तक ये समझ रहे थे वो कि जैसा बंगाल में हुआ, और बंगाल में कुछ गलतफहमी फैल गई और ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे इन्वाइट किया ही नहीं। तो कांग्रेस ने आज उस तरह की कोई बात न हो, उसको दूर करने के लिए अभी अभी ये काम किया है जी। अभी थोड़ी देर में दूसरे चैनल भी इसको दिखा देंगे, हमने उसको डाल दिया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो आपने जिक्र किया था कि ये समझौते जो हैं राहुल गांधी के प्रयास से हो रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं अब इस बात को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि चुनाव का टाइम बहुत कम है। 10 मार्च को पिछली बार नोटिफिकेशन इशू हुआ था, और 10 मार्च में अब 15-16 ही दिन बचे हैं। फरवरी खत्म होने वाला है और मार्च शुरू होने वाला है।
तो उससे पहले सारे के सारे जितने भी सीट शेयरिंग के काम हैं वो करीब करीब पूरे हो जाएंगे। 200 सवा 200 सीटों पर अभी करीब करीब सहमति बन चुकी है। और जो आप 3 राज्यों का जिक्र कर रहे थे उसमें सबसे पहले हम यूपी की बात करेंगे। यूपी का समझौता जो है वो इंडिया गठबंधन के विरोधियों और खासतौर से गोदी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनकी सारी उम्मीदें जो थी वो अखिलेश यादव से थी। उन्हें लग रहा था कि रायबरेली गए नहीं अखिलेश यादव, पहले 11 सीटें दी थी, अब ज्यादा देंगे नहीं, जैन से समझौता टूट चुका है, वो सारी अकेले लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने 17 सीटें 16 सीटें दे के कांग्रेस को वो सारे के सारे लोगों की जो उनकी खुशियां थी उनको छीन लिया है। और यूपी का सबसे बड़ा राज्य है, यूपी ही यह डिसाइड करता है कि देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन आगे बढ़ेगा, किसकी कितनी सीटें आएंगी। और यूपी के बाद दूसरी जगह कौन सी करती है, जो मैसेज है वो दिल्ली से जाता है। दिल्ली में 7 सीटें हैं और जो 7 सीटें जीतता है वो केंद्र में सरकार बनाता है। 1977 1977 में जब विपक्ष एक होकर लड़ा जनता पार्टी के नाम से, 7 सीटें जीत ली और केंद्र में सरकार बना ली। 80 में इंदिरा गांधी ने वापसी करी और 7 सीटें जीत ली और वापस सरकार बनाई। 2014 में मोदी जी पूरी 7 सीट जीत कर आए थे दिल्ली की और यहां से उन्होंने सरकार बनाई और अब दिल्ली का गठबंधन फाइनल हो चुका है। दूसरा, कांग्रेस इस बात को मान गई है कि वो इसके बदले में हरियाणा में सीट दे देगी, गुजरात में दे देगी, गोवा में दे देगी। यानी कि आप और कांग्रेस के बीच जो सबसे बड़ा एक कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी, आप और ममता बनर्जी, तीनों के बीच में अब गलतफहमियां खत्म हो गई हैं। ममता बनर्जी भी सीट देने को तैयार हो गई है, वो भी पश्चिम बंगाल में सीट दे रही है कांग्रेस को। यहां आप और कांग्रेस कर रही है। यूपी का हमने देख ही लिया, तमिलनाडु में कोई मसला नहीं है, बिहार में कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन एक सीट पर एक चुनाव लड़ेगा और यह संख्या करीब 350 के आसपास पहुंचने वाली है जी। तो आप सोच सकते हैं कि जब 350 से और 350 से ऊपर जो 400 भी जा सकती है, एक सीट पर एक लड़ेगा, यानी कि मोदी विरोधी वोट बटेंगे नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का उद्देश्य था। देखिए राजीव जी, आज की तारीख में मोदी को चैलेंज करने का, उनसे मुकाबला करने का एक ही मंत्र था और वो मंत्र ये था कि एक सीट पर एक आदमी चुनाव लड़े ताकि वोट किसी भी हालत में बटे नहीं। और इसमें जो इंडिया गठबंधन ने सफलता प्राप्त की है, इससे सारे लोग हिल गए हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पे कुछ नए समझौते और हो सकते हैं। वो लोग जो अभी तक अनिश्चित है, जिसे कहते हैं फेंस में बैठे हुए हैं, जो लगता है कि एनडीए के हिस्से हैं, जो लगता है कि कांग्रेस के विरोधी क्षेत्रीय दल हैं, हो सकता है वो भी इंडिया गठबंधन से हाथ मिला ले जी। क्योंकि जो फेंस में बैठे हुए लोग हैं वो आखिरी तक ये देखते हैं कि कौन बढ़त ले रहा है और ऐसी स्थिति का फायदा जो है सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को होगा। और इसका एक छोटी सी बात और कह के हम अपनी बात खत्म करेंगे कि ये जो कांग्रेस के बैंक अकाउंट पे आज डाका डाला गया है, जिसके लिए आज अजय माकन ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केसी वेणुगोपाल ने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि घबरा के, एक तो आपने ये बताया ही कि सतपाल मलिक क्या छापे पड़ रहे हैं, वो तो हम सबने देखा ही, और दूसरा कांग्रेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए आपने। कोई किसी के बैंक अकाउंट से कैसे पैसे निकाल सकता है? लेकिन इनकम टैक्स ने, जो भी राहुल कह रहे थे कि मुझसे भी वो यही कहते हैं कि साहब हम क्या करें, सतपाल मलिक से भी यही कहते हैं, और वही उन्होंने अजय माकन से कहा कि साहब हम क्या करें, आपके अकाउंट से पैसे निकालना पड़ रहे हैं। और 65 करोड़ से ऊपर रुपया जो है कांग्रेस का इनकम टैक्स ने ले लिया। ये कोर्ट में आज अजय माकन ने बहुत दावे के साथ कहा, और सबको मालूम है कि कोर्ट से पैसा रिलीज हो जाएगा, लेकिन कब होगा? क्या चुनाव के बाद? उन्होंने कहा कि 2016 में नोटबंदी की गई थी, ठीक यूपी चुनाव से पहले, और आज जब चुनाव का नोटिफिकेशन होने वाला है तो ये हमारे बैंक खातों में डाके डाल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में, जैसा आप बता रहे थे, कि जनता खड़ी हो गई है, और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन एक हो गया है। तो अब ये सारी की सारी ट्रिक्स जिसे कहते हैं
वो चलने वाली नहीं है। आज की तारीख में मुकाबला बहुत सीधा होने वाला है, इंडिया गठबंधन वर्सेस मोदी, और उसमें जो है वोट शेयरिंग जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि एक सीट पर एक लड़ने का फायदा यह होगा कि एक भी वोट जो है इधर उधर नहीं जाएगा। और ऐसी स्थिति में 36% वोट लाने वाला, 37% वोट लाने वाला बीजेपी जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीतने के लिए किसी को भी 40% और उससे ऊपर वोट लाना पड़ेंगे, और वो इंडिया गठबंधन के सब दलों के मिला के उससे ज्यादा हो जाते हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन और किस ढंग से ये मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैसे अब कुछ ऐसे चैनलों के सुर बदलते हुए कल से आज तक दिखाई दे रहे हैं, वो भी हम आप तक रख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपुर जी। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं, और सीधा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। कल डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कहें तो इसका जो एक शुरुआत होती है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, अभी जिसको तमाशा बनाया जा रहा था उसकी शुरुआत हो गई, और वो भी देश के सबसे बड़े प्रदेश से शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी को 63 सीटें, लेकिन 63 सीटों में समाजवादी पार्टी ने ये माना है और कहा है कि जितने भी दूसरे दल आएंगे, छोटे दल या जो भी दल हमारे वो आएंगे, हम उसको अपनी सीटों में से ही देंगे। यानी उसमें चंद्रशेखर भी आ सकते हैं, कल को मायावती जी भी आ सकती हैं। अब मायावती जी के लिए शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों साथ साथ वहां कुछ समझौता कर ले, लेकिन जैसा कह रहे थे अभी शकील अख्तर जी, तो हो सकता है मायावती जी भी आ जाएं इस गठबंधन में, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी खजुराहो की सीट जो है वो दी गई है समाजवादी पार्टी। यानी मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उधर बिहार हो, चाहे झारखंड हो, आप देखते चलिए कितने सारे राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, इन तमाम राज्यों में एक साथ एक के सामने एक का समझौता हो चुका है। जहां जहां एक के सामने एक है, यानी कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ हैं, आमने सामने हैं, उन राज्यों को भी बिल्कुल सेंट्रल पट्टी आप देख लीजिए, जिसमें मध्य प्रदेश में आप बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, इन तमाम राज्यों में तो जो कह रहे हैं शकील अख्तर जी कि 350 से 400 सीटों पे आमने सामने की लड़ाई है, और सबसे ज्यादा तकलीफ यहीं से होती है, यहीं से शुरुआत है। लेकिन सवाल के साथ आना चाहूंगा कि यहां पर कैसे बीजेपी जो है वो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन यहां कैसे मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे बीजेपी एक्सपोज हो रही है, और ये जो हथकंडे उसके जांच एजेंसियों के हैं वो भी कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, जरा ये समझना चाहूंगा आपके जरिए। और यहां से क्या जो थर्ड टर्म की बात बीजेपी कर रही है उस पर कैसे ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका नजरिया इस पे। और सबसे बड़ी बात यहां पे कि आखिर किस दम पे मोदी जी या बीजेपी बार बार कह रहे हैं कि हम तीसरा टर्म लेके आ रहे हैं, यह भी जरा समझना चाहूंगा आपसे। देखिए राजीव जी, वो जो दावा कर रहे हैं वो उनका अति आत्मविश्वास है, और एक तरह से साइकोलॉजिकल वारफेयर है, मनोवैज्ञानिक युद्ध का तौर तरीका है कि आप जंग के मैदान में जाने से पहले ही खुद को जीता हुआ घोषित कर दें तो विपक्ष की या विरोध की जो सेना है उसका मनोबल टूट जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, खासतौर से कल से आज तक का 2-3 जो बड़ी घटनाएं हुई है, एक तो किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ है, आज जो कांग्रेस पार्टी के खातों में से 65 करोड़ रुपए निकालने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है, शकील जी जैसा बता रहे हैं। तीसरा, सतपाल मलिक के यहां छापे, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की हताशा को बताने के लिए पर्याप्त है जी। अगर युग आ जाए कि एक तरह से अघोषित आपातकाल अब देश में लग गया है, और चौथा उसमें वो और जोड़ लीजिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक्स पर से जो बड़े एक्टिव प्रोफाइल्स थे उनको सरकार के इशारे पर, सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर, उसने एलन मस्क की तरफ से कहा गया है कि कार्यकारी आदेश हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन उनके आदेश पर बंद करना पड़ेगा। तो यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। विपक्ष से निपटने के लिए और कोई तरीका नहीं दिख रहा, तो विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के जरिए नजरबंद करना या उन्हें जेल भेजने की जो प्रक्रिया चल रही है वो हम देख ही रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर है हम नहीं जानते। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की यह हताशा इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। उसके मूल में वही है जो आपका प्रश्न है कि इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है वो सीट शेयरिंग के साथ सामने आ गई है। हम शुरू से ये बात कहते आए थे, हम और आप कई बार इस पर विमर्श कर चुके कि सबसे बड़ी भव बाधा सीटों का बंटवारा ही है,
और स्वाभाविक बात है, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, या उनके साथ बाकी जो घटक दल हैं, गठबंधन के दल हैं, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, वे सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेशों में अपनी जमीन बचाने के लिए एक सीमा से आगे तो नहीं जा सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो परिपक्वता दिखाई है समाजवादी पार्टी ने सीटों के बंटवारे को लेकर, वो भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी करने के लिए पर्याप्त। तो पहली बड़ी बाधा कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने पार कर ली है। दिल्ली या बंगाल को लेकर भी हम जल्दी ही घोषणाएं देखने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे डटे हुए हैं कम से कम कांग्रेस के साथ। तेजस्वी यादव पर तो कोई संदेह है ही नहीं, लालू और तेजस्वी पर वे तो हैं ही। अब इसके बाद जो असली चुनौती राजीव जी सामने आने वाली है, वो आएगी चुनाव में वोटों के स्थानांतरण की। वोट इस तरफ से उस तरफ जा पाते हैं कि नहीं, वोट ट्रांसफर होते हैं कि नहीं। समाजवादी पार्टी का जो समर्थक वोटर है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देगा कि नहीं, कांग्रेस का जो समर्थक मतदाता है वो बीजेपी समाजवादी पार्टी को देगा कि नहीं। ये अभी एक चुनौती होगी और ये नेताओं की जिम्मेदारी है, पार्टियों की जिम्मेदारी है कि अपने काडर को, अपने मतदाता को यह समझा पाए कि बीजेपी को, मोदी को रोकना है तो एक दूसरे को वोट देना पड़ेगा। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है देश में, उससे स्पष्ट लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी इतने हताश हैं कि वे संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर जो सामान्य लोकलाज है समाज का, जो सामान्य जो लिहाज की बातें हैं, उनको भी वे भूल चुके हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि जो आदमी एक्स गवर्नर सतपाल मलिक किराए के मकान में रहता, उसके बारे में यह कहा जाए, मुख्यधारा का मीडिया कहे कि 300 ठिकानों पर छापा मारा गया है। अब सतपाल मलिक के कौन से 30 ठिकानों पर, वो 30 ठिकाने कौन से हैं, कौन सी कंपनियां सतपाल मलिक की चल रही हैं, कौन से ऑफिसेज हैं उनके, कॉर्पोरेट कोई उनका हाउस है क्या। तो ये जो बेचैनी है, ये जो हताशा है, ये कुंठा दिखा रही है मोदी और बीजेपी की, और ये बढ़ती जाएगी राजीव जी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में विपक्ष के खिलाफ जितने ऐसे हथकंडे मोदी और बीजेपी चलेंगे, उतना ही उनको नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने महंगे चुनावी तंत्र में आप सबसे बड़ी पार्टी के खजाने पर, उसकी गुल्लक पर बिल्कुल ताला डालकर रखना चाहते हैं, उसकी गुल्लक को खाली कर देना चाहते हैं। मैं नहीं जानता, मैं वित्तीय मामलों का जानकार नहीं हूं, बैंकिंग का जानकार नहीं हूं, लेकिन किस नियम के तहत इनकम टैक्स ने 65 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी खाते से निकाल लिए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कितना टैक्स दिया, यह सवाल भी समाज में पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं। क्या एक ही पार्टी है जिसके खातों में गड़बड़ी? क्या एक ही पार्टी है जिसके खाते में से पैसे इस तरह निकाल लिए गए? क्या आजादी के बाद आज तक देश के किसी और राजनीतिक दल के खाते से इस तरह इतनी बड़ी रकम तो छोड़िए, 65,000 रुपए भी कभी निकाले हैं किसी ने? कैसे निकाल सकते हैं? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? ये सारे सवाल धीरे धीरे और तेज होंगे, तीखे होंगे, और इनके जवाब चूंकि मोदी और बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए वे आने वाले दिनों में और ज्यादा सीमा रेखा पार करेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये आने वाले समय में और ज्यादा सीमा रेखा पार करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कि ये जो 3-4 क्रमवार जिन बातों को आप रख रहे हैं, जिसमें सत्यपाल मलिक भी हैं, आज ईवीएम को लेकर भी दिल्ली में पहले तो जंतर मंतर पे प्रदर्शन होना था, लेकिन जंतर मंतर पे धारा 144, पूरे दिल्ली में 144 की धारा लगाई गई है, और उसके बाद वहां जो लोग आए थे उनको डिटेन कर लिया गया। यहां से फिर तमाम नेता जो हैं वो इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर में गए और वहां उनके लॉन में वहां पर एक सभा आयोजित की गई, और उसके बाद दिग्विजय सिंह की लीडरशिप में वो सब निकले वहां से और जा रहे थे जंतर मंतर की ओर, लेकिन बाहर निकलने नहीं दिया गया और सबको वहीं डिटेन कर लिया गया। तमाम महिलाएं, पुरुष, बड़े बड़े नेता, सब वहीं पर, चाहे उदित राज हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, और दीपांकर भट्टाचार्य भी वहां पहुंचे हुए थे, और दीपक बावड़िया थे, बहुत सारे नेता थे। सत्यपाल मलिक को भी पहुंचना था, लेकिन सत्यपाल मलिक हॉस्पिटलाइज हैं और उनके घर पर सीबीआई की छापेमारी हो रही थी। ये सब तो ईवीएम को लेकर भी चर्चा गर्म है। दूसरी तरफ आप सीबीआई, मतलब जांच एजेंसी
एजेंसियों की बात देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता या वेस्ट बंगाल, कोलकाता नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं, और उसमें भी जब से आप देखिए वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है उस पे इस मसले को और गर्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मणिपुर बगल में है, वहां नहीं जाने वाले हैं। और क्या ये सारी चीजें, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या ये तमाम बातें देश की जनता नहीं समझती? या देश की जनता को राम मंदिर चाहिए, देश की जनता को पासपोर्ट की रैंकिंग हमारी गिर गई है लेकिन विश्वगुरु हम कहला रहे हैं, ये चाहिए, विश्व में भारत का डंका पीटा जा रहा है? और राहुल गांधी का जो ट्वीट है जिसमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात वो बार बार लिख रहे हैं, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों को लुभाया जा रहा है। कब तक आप हवाई पुलाव जो हैं या हवा महल बनाते रहेंगे? यहां इन बातों को एक्सपोज करना जरूरी है, और इन चीजों को अगर हमारे जरिए हम एक्सपोज करते हैं या पर्दा हटाते हैं तो कहीं ना कहीं दिखाई तो यही देता है कि अंदर खाने गड़बड़ बहुत है। कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, बहुत सारी खबरें एक साथ ऐसी आ रही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को विचलित कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो केवल एक है। कांग्रेस का आंदोलन, बल्कि विपक्ष का आंदोलन जो कह रहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, मतपत्रों का उपयोग हो, ये एक बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन की ताकत और सीटों के गठबंधन की खबरें, ये दूसरी खबर है। सत्यपाल मलिक का सीधा सीधा खुलकर बोलना कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे यहाँ क्यों छापे मार रहे हैं, ये जो व्यक्ति अस्पताल में है वो एक चिंता की बात है। और अभी कुछ देर पहले आतिशी का एक ट्वीट में पढ़ रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस की एकता से डरे मोदी और बीजेपी। आतिशी ने लिखा है कि आप पार्टी की ओर से है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही है। जब से मीडिया में खबर चल रही है कि इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है, तब से आप नेताओं को मैसेज आया है कि अगर आपने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिनों में सीबीआई से सीआरपीसी के सेक्शन 41A का नोटिस आएगा और मुख्यमंत्री जी की सीबीआई और ईडी गिरफ्तारी करेगी। यानी सत्यपाल मलिक पर छापेमारी हो रही है, उनके ठिकानों पर, किराए के मकान पर रहने वाले, और जो व्यक्ति इतनी बातें कह रहा है उस पर राहुल गांधी निशाने पे है ही। बीजेपी ऑलरेडी, बीजेपी की कांग्रेस के तमाम नेता निशाने पर है, और बीजेपी का सरकारी खर्चे से रोड शो जारी है। हर रोज प्रधानमंत्री देश के किसी न किसी इलाके में जाते हैं और मीडिया में खबर आती है प्रधानमंत्री ने दिया 16,000 करोड़ की सौगात, प्रधानमंत्री ने दी 1 लाख करोड़ की सौगात। और सौगात को हमारे यहाँ कहते हैं, सौगात का अर्थ है किसी को गिफ्ट देना, अपनी जेब से कोई चीज देना। तो क्या प्रधानमंत्री जी सौगात बांट रहे हैं या राज्यों को उनका अधिकार दे रहे हैं? जी। देश के कई राज्य हैं। अभी आपने देखा कि कर्नाटक के तमाम नेता दिल्ली गए, उन्होंने आंदोलन किया कि कर्नाटक को उसके हिस्से का पैसा केंद्र नहीं दे रहा, जो जीएसटी में उसका हिस्सा बनता है, जो इनकम टैक्स में उसका हिस्सा बनता है, वो हिस्सा तक नहीं दिया जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम सौगात बांट रहे हैं। मूल बात यह है कि ये जो गठबंधन और सीट शेयरिंग हुई है, चाहे सपा के साथ हो चाहे आम आदमी पार्टी के साथ हो, इसका डर ये है कि जब 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। ये बात कांग्रेस को बीजेपी को समझ में आ गई कि अभी भले ही आंकड़े बता रहे हो कि पिछले चुनाव में बीजेपी को कहीं 50% वोट मिले हों, लेकिन वोट कोई स्थायी चीज नहीं है। अभी जब चुनाव होंगे तो लोग बता देंगे कि गठबंधन के साथ और अलायंस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ लोगों का विश्वास कितना ज्यादा है। ये तमाम चीजें बीजेपी को विचलित कर रही है। बीजेपी जानती है कि जब 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे और जनता दल बना था, तब किस तरह से लोगों ने एक तरफा वोट दिए थे और तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो ये बात लोगों को, बीजेपी वालों को बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि जनता दल में जो संगठन शामिल हुए थे उनमें तत्कालीन भारतीय जनसंघ भी था और आरएसएस के तमाम नेता उसमें पर्दे के पीछे थे, जिन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वो तमाम बातें ये उनके लिए देखी परखी चीज है कि अगर विपक्ष एक होगा तो हमारी मुश्किलें बहुत बढ़ेगी। विपक्ष न केवल एक हो रहा है,
बल्कि सरकार को अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों पर घेर रहा है। पूंजीपतियों को मदद देने के मुद्दे पे घेर रहा है, ईवीएम के मुद्दे पे घेर रहा है, न्याय के मुद्दे पे घेर रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पे घेर रहा है। तो इतनी घिरी हुई सरकार है कि उसकी बेचैनी जग जाहिर है और लगता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं के सामने कोई विकल्प नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने आज अमेठी में अपने 15,000 वर्ग फुट के विशाल महलनुमा भवन का गृह प्रवेश किया। उसमें 6 कमरे हैं, गेस्ट रूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सर्वेंट रूम है और वो 15,000 वर्ग फुट के कमरे में रहेंगी। उन्होंने अपना निवास बनाया है और चुनाव के ठीक पहले वो ये बताना चाहती कि देखिए मैं अमेठी की नागरिक हूँ, अमेठी के निवासी हूँ। तो बीजेपी अपनी चाल चल रही है अपने तरीके से, लेकिन विपक्ष की चाल में कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। विपक्ष खुलकर अपनी बात सामने कर रहा है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष जो है वो खुलकर अपनी बात रख रहा है, कर रहा है और बहुत मजबूत तरीके से विपक्ष अपना जो गठबंधन है उसको मजबूत कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और उसकी शुरुआत विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के नाम पर देखा जाए तो उसको अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने कर दी है कल। आगे जल्दी जल्दी हम 2-4 और राज्यों की खबर सुनेंगे, जिसमें दिल्ली की खबर जिसके बारे में आप लोग बता रहे हैं, और वेस्ट बंगाल की खबर सुनेंगे। कई जगहों पे तो ऑलरेडी गठबंधन पहले से है, वो गठबंधन और आगे बढ़ेगा। 350 से 400 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई, और यहीं से एक जो विचलित रूप दिखाई दे रहा है मोदी जी का या उनकी पार्टी का, वो और कितना विचलित होता है, कितना परेशान होता है, वो हम देखेंगे। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, एक तरफ आदेश ये दिया जाता है ट्विटर पे, सोशल मीडिया साइट्स पे कि चाहे किसानों के आंदोलन को जो लोग दिखा रहे हैं, उस पर जो बात कर रहे हैं उसको ब्लॉक कीजिए, और सरकार विरोधी अगर कोई बात कह रहा है तो उसको ब्लॉक कीजिए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी चिट्ठी हम अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी, हम लोगों ने स्क्रीन पर रखा था। लेकिन उसके अलावा बात यहीं खत्म नहीं होती। बात यह है कि यहां से क्या एक डर जो है वो इधर भी दूसरे खेमे में जो विपक्ष है उस खेमे में भी बढ़ता है क्या? यहां जिन चीजों को ये जो सामने रख रहा हूं, इन चीजों को अगर देखें तो साफ साफ एक्स यानी ट्विटर ये कहते हुए कि हम इस पर सहमति अपनी नहीं जताते हैं, लेकिन भारी भरकम जुर्माना और कैद की सजा का प्रावधान है भारत के उसमें लॉ के हिसाब से जो बनाया गया है, उस आधार पे हमको ये काम करना पड़ रहा है। मतलब जबरन आप काम करवा रहे हैं, और यानी बोलने की आजादी छीनी जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी, 1977 में इंदिरा जी ने मतलब अर्ली 70s में 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी, और वो काल और इस काल में जमीन आसमान का अंतर है, ये माना जाए। घोषित हो या अघोषित हो, लेकिन आप अगर तरह तरह के बैन लगाएंगे तो क्या माना जाए? और क्या यहां से 2024 का चुनाव किसी और दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि 14 और 19 के चुनाव को तो हम कई बार उसकी चर्चा करते हैं, 24 के चुनाव की चर्चा कल भी कर रहे थे। मैं पूछ रहा था कि किस दिशा में जाता हुआ, क्या इसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है 24 का चुनाव? राजीव जी, मोदी सरकार ने मीडिया पे कब्जा किया हुआ है, तो उनकी चिंता सोशल मीडिया है, क्योंकि वहीं पे प्रतिरोध के स्वर दिखाई देते हैं, वहीं अपोजिशन पार्टीज अपनी बात कह पाती हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज को इनका मीडिया जगह नहीं देता। आज आपने एक अपवाद के रूप में कुछ एग्जाम्पल दिए कि इंडिया गठबंधन की बातें होना शुरू हो गई हैं। वो क्यों बातें शुरू हो रही वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो पूरा मसला है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना, अब सोशल मीडिया इनकी रीच के बाहर है, क्योंकि वो कंपनियां अमेरिकन हैं, लेकिन वो भारत की ज़मीन पर उनका कानून भारत का लागू होता है, तो उस पर जितना संभव हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात राजीव जी हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अगर ये सोशल मीडिया कंपनीज जिस तरीके के स्टैंड ले रही हैं, ठीक है, वो सरकार के कहने पे अकाउंट बैन कर दिए उन्होंने उन सब यूज़र्स को मेल भेजा है ट्विटर ने, एक्स ने, और मेल के साथ वो ट्वीट भी भेजे हैं कि किन ट्वीट पर ये कार्रवाई हुई है जी। तो अगर सोशल मीडिया पे आप अकाउंट बैन कर सकते हैं,
लेकिन अगर सोशल मीडिया कंपनियां अपना एल्गोरिथम चेंज करती हैं, अपने कीवर्ड चेंज करती हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी इस चुनाव में, क्योंकि नैरेटिव सोशल मीडिया ही तय करता है। आज की तारीख में नैरेटिव जो है वो ये जो सरकारी मीडिया है, सरकार के पक्ष वाला मीडिया है, वो नहीं तय कर पा रहा है। वो तो सिर्फ एक ही तरीके की बात करता है। तो सोशल मीडिया जरूर चिंता मोदी साहब की है, और अभी भी बहुत कुछ वो कर नहीं पाए हैं। ट्विटर भी कर्नाटका हाई कोर्ट में गया हुआ है, और वहां पे भी कुछ ना कुछ फैसला आएगा। जी। दूसरी बात, आपने कहा कि मीडिया के स्वर बदले हुए लग रहे हैं। मुझे भी देखना है कि ये कब तक कितना आगे तक जाते हैं। लेकिन एक जो फौरी वजह है जो मुझे समझ में आ रहा है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का प्रतिबंधित होना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मोदी सरकार अपनी एजेंसियों के थ्रू सारे कॉरपोरेट को और इन मीडिया मालिकों को भी अपने कब्जे में रख रही थी। किसने कितना पैसा दिया, कौन से अकाउंट से दिया, शेल कंपनीज कौन सी हैं, अपोजिशन को कितना पैसे दिया, ये सारी जानकारियां उनके पास स्टेट बैंक के थ्रू आ रही थी, और उसका इस्तेमाल हो रहा था कॉर्पोरेट इंडिया की गर्दन दबाने में। अब थोड़ी राहत कॉर्पोरेट मीडिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मिली है इलेक्टोरल बॉन्ड पे बैन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अगर ये ट्रेंड है तो इसको आगे भी देखना होगा कि ये ट्रेंड आगे क्या करता है। दूसरी बात, जहां सतपाल मलिक की बात है, देखिए सतपाल मलिक जी गवर्नर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो गवर्नर रहते हुए किया, उस पोस्ट पे किया। और गवर्नर रहते हुए अगर जो कुछ भी किया है तो संविधान की धारा 361 के तहत उनको कानूनी छूट है। उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। ये केवल परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए सीबीआई उनके घरों पे या उनसे जुड़े लोगों के पास जा रही है। सतपाल मलिक जी के मैंने 3 बार इंटरव्यू किए राजीव जी, बिल्कुल। और मैं दर्शकों को बता दूं कि वो किराया नहीं दे पा रहे थे बड़े मकान का। बड़ा मकान कितना, 2 बेडरूम का फ्लैट का। वो इस बार जब मैं इंटरव्यू लेने गया हूं तो छोटे मकान में थे, 1 बेडरूम के फ्लैट में आ गए हैं, क्योंकि उसका पिछले मकान का किराया बहुत ज्यादा था, वो दे नहीं पा रहे थे। आप ऐसे आदमी के यहाँ जो गवर्नर रहा है, वो किराया नहीं दे पा रहा 2 बेडरूम फ्लैट का दिल्ली में, और वो शिफ्ट हो गया 1 बेडरूम फ्लैट में, उसके यहाँ आप सीबीआई भेज रहे हो। क्यों सीबीआई भेज रहे हैं? क्योंकि पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब तक, राजस्थान तक जो जाट बेल्ट है, उस जाट बेल्ट में परेशानी है। आप जयंत चौधरी को लेकर आए, जयंत चौधरी के आते ही किसान आंदोलन शुरू हो गया जी। और जयंत चौधरी के मामले में बीजेपी भी खामोश है, और जयंत चौधरी भी एनडीए के मामले में खामोश है। और अगर किसान आंदोलन ये लंबा चलता है, जैसा कि लग रहा है, इस चुनाव तक खिंचता है, तो मुझे नहीं लगता है कि जयंत चौधरी एनडीए में कितने दिन तक रह पाते हैं। किसान आंदोलन की मौजूदगी में बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए एनडीए में रह पाना भी। तो क्योंकि सतपाल मलिक की अपील है जाट बेल्ट में और किसानों में, इसलिए उनको खामोश करने की कोशिश की जा रही है। पुलवामा का मामला तो उन्होंने उठाया ही, लेकिन अभी वो सभी किसान नेताओं संपर्क में है। मैं जब उनके घर था तो कई फोन उनके पास आ रहे थे जी। और वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी बहुत सारी हताशा के साथ जो है वो चुनाव में जा रही है, और लगातार ऐसी हरकतों से लगता है कि कॉन्फिडेंस में कमी है कहीं। और जहां तक 1 on 1 की बात है राजीव जी,
देखिए दक्षिण भारत में बीजेपी नहीं है, वो 132 सीटें हैं दक्षिण भारत की, तो बीजेपी का यूनिवर्स 410 सीटों के आसपास है, उसमें भी कम है, उसमें भी बहुत सारे इलाके आप निकाल लें, जैसे पंजाब है, पंजाब में नहीं है, बिना अकाली दल के नहीं जीत सकते थे वहाँ पे भी, कश्मीर में नहीं है, तो तमाम ऐसे इलाकों में वो नहीं भी हैं। तो 350 सीटों पे अगर 1-on-1 होगा तो बीजेपी के लिए तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि दक्षिण भारत तो इस बार बीजेपी को जो थोड़ी बहुत सीटें मिल गई थी, इस बार और भी मुश्किल होगी उनके लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और पहले आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास। दीपक जी, कैसे आप देखते हैं जो बात यहाँ कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, आमने सामने की लड़ाई, और उसमें क्योंकि अब तो साफ यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी तक ये बताया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट रहा है। देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं, हालांकि बदली हुई थी, कुछ बदला हुआ नहीं था ये कहें, क्योंकि हम लोग तो उस पर चर्चा कर ही रहे थे कि इंडिया गठबंधन है, मजबूती के साथ ये काम कर रहा है। लेकिन जिस बात को एक नहीं 100 लोग रोज बोल रहे हों, झूठ ही सही लेकिन बोल रहे हों, तो लोगों का विश्वास जो है उधर ज़्यादा बनता है, और वही यहाँ दिखाई दे रहा था। लेकिन कल से सुर अब बदलने लगे हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव के साथ तो दूसरी तरफ अब केजरीवाल के साथ, और केजरीवाल के साथ गठबंधन की जैसे ही बात हो रही है, जबकि वहां फाइनल है सब कुछ, वैसे ही दूसरी तरफ आप देखिए कि क्या आतिशी का जो ट्वीट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है कि केजरीवाल के ऊपर कितना दबाव दिया जा रहा है और उनको कभी भी गिरफ्तार करने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। तो ये सब कुछ एक दबाव है, एक प्रेशर की राजनीति। लेकिन इस प्रेशर की राजनीति में भी देश की जनता तो है, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, और यहां से जरा इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ फाइट करता हुआ, इंडिया गठबंधन कितनी चुनौती पेश करता हुआ दिखाई देता है आपको, जरा वो बताइए। यहां जो तीसरे टर्म की बात मोदी जी करते रहे हैं, क्या वो हवा हवाई है या सच्चाई है, क्या कुछ है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मोदी जी को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि वो इस प्रकार के जितने भी कार्य कर रहे हैं, उसका फायदा जो है इंडिया गठबंधन को हो रहा है। आप और कांग्रेस की जो दोस्ती हुई है, उसका कारण क्या है? उसका मुझे ऐसा लगता है कारण चंडीगढ़ के मेयर का जो चुनाव है। आप इस तरीके के जितने भी हरकतें करेंगे, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, और एक तरह से वो संदेश दे रहे हैं कि बाकी लोगों को दे रहे हैं कि मोदी के खिलाफ एकजुट हो जाओ, वरना अलग अलग सारे के सारे लोग मारे जाओगे। अब सतपाल मलिक के बारे में देखिए, मजेदार बात है कि जिस मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, वो दरअसल किश्तवाड़ में एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, कीरू पावर प्रोजेक्ट। यही वो मामला है जिसके बारे में उन्हें 200 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई थी और उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। ये जितने लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उनके सहायक और ड्राइवरों से लेके उस प्रोजेक्ट के जुड़े अधिकारियों के ऊपर भी सारे छापे पड़ रहे हैं। यहां तक कि बागपत में उनका जो पुराना मकान है अपने सतपाल मलिक साहब का, हिसवादा नाम के गांव में, वहां भी सीबीआई पहुंच गई। भला ये बताइए कि जो आदमी 4 राज्यों में गवर्नर रहा हो, क्या अपने साथ वो 200, 250, 500 करोड़ जितने का आप सोचते हैं कि उसने घोटाला किया होगा, क्या वो नकदी लेकर घूमता होगा? मतलब सीबीआई की समझ पर भी बड़ा शक होता है और मोदी जी की समझ पर शक होता है। लेकिन असली बात यह है कि मोदी जी को ऐसा लगता है कि अब कोई समझाना वाला नहीं है वाली बात नहीं है, कोई अब उन्हें समझाना नहीं चाहता। बहुत सारे जो आंतरिक जो विरोधी स्वर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मजे ले रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है फंसते जा रहे हैं दलदल में, और एक समय ऐसा आएगा कि जब उनके पक्ष में खड़ा होने वाला कोई भी नहीं रहेगा, और रहेंगे तो 2-4 इस तरीके के मंत्री जिनकी कोई बहुत ज्यादा पहचान नहीं है। सतपाल मलिक को छेड़ना जो है, एक तरह से किसान आंदोलन में उन्होंने फिर से जो है और पेट्रोल डाल दिया है, अपने ही खिलाफ जो है वो उस आग को बहुत बड़ा कर रहे हैं। सतपाल मलिक फिलहाल अस्पताल में है, शायद मैक्स अस्पताल में है, जैसे ही वहां से शायद छूटेंगे, उसके वहां पर भी जहां जहां जब सीबीआई की रेड पड़ी थी, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में किसान लोग पहुंचे हैं, जाट लोग पहुंचे हैं। तो वो ये नहीं जान रहे हैं कि इस तरीके से आंदोलन जो है लगातार और मजबूत होगा। लेकिन मुख्य बात यह है, और बहुत अच्छी बात है, और सारे लोगों ने अब जो है बाकी बड़े नेताओं ने बीजेपी के एक तरह से अपना हाथ खींच लिया है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है समझदारों से पूरी की पूरी खाली हो गई, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतने ज्यादा समझदार है कि वो जानते हैं कि इस समय मोदी के साथ खड़ा होना मतलब है जनता के विपक्ष में खड़ा हो जाना है, जनता मान के चलेगी। तो ये सारी चीज जो पिछले कुछ दिनों से जो जो चीजें कर रही है मोदी सरकार, किसी के यहाँ छापा, किसी के यहाँ कोई चीज, किसानों का दमन, ये सारा उनके खिलाफ जो जा रहा है तो जा ही रहा है।
इसीलिए इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन को मोदी ने ही संदेश दे दिया है कि आप अगर एकत्र नहीं रहोगे तो मारे जाएंगे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, निरंकुश जो होता है वो अंतिम समय तक अपनी गलती को नहीं समझता। ये बहुत एक प्रकार से हम कहें कि एक तरह से हम बहुत बड़ा राजनीतिक ड्रामा देख रहे हैं कि कैसे जो 2014 में लोगों ने बड़े उसको एक नायक के तौर पे देखा, कैसे धीरे 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 जो है वो पता चलेगा कि एक जनविरोधी नेता है। यही जो बातें हैं, तो एक तरह से इंडिया गठबंधन अब लगातार मजबूत हो रहा है। हमको ऐसा लगता है कि बहुत जगह से या तो एक अच्छे नए गठबंधन के नए लोग जुड़ेंगे और जो लोग हैं वो मजबूती के साथ टिके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या रहेगी। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन 2 दिनों के बाद जब फिर से एक बड़ा रूप धरेगा, दिल्ली की ओर कूच करने का उन्होंने जो तय किया हुआ है, उसके बाद देखिए क्या होता है। तब तक शायद सत्यपाल मलिक भी इस आंदोलन में उतर सकते हैं या समर्थन दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार घिर रही है, चारों ओर से, कोर्ट से घिर रही है, किसान आंदोलन से घिर रही है, राहुल गांधी की ओर से घिर रही है और इंडिया गठबंधन की ओर से भी घिर रही है। तो हम कह सकते हैं कि चौतरफा जो है, और मोदी जी को अकेले छोड़ दिया गया है उनके साथियों द्वारा। ये मोदी जी के लिए सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते। हो सकता है वो ओवर एस्टिमेट अपने आप को कर रहे हो कि भाई सबसे पार चला जाऊंगा, इसलिए अब भी 370 और 400 की बातें हो रही। लेकिन अब उसमें लोग जान गए हैं कि कोई बहुत ज्यादा व्यवहारिक बात वो नहीं कर रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल व्यवहारिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किस दम पे आखिर तीसरे टर्म की बात हो रही है? अभी तक जो बात करती आई है एक कॉन्फिडेंस की बात, ठीक है, सही कह रहे थे हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी और प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप दोनों, कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए ये सब कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, ये चुनाव अब अगर इंडिया गठबंधन ये कहे कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं तो इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आमने सामने की लड़ाई और उसमें बहुत मजबूती के साथ, कहाँ 63% वोटर्स और या 60 रख लीजिए, और कहाँ 40% वोटर्स, 40 और 60 का मामला है। और प्रेम कुमार जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, एक तरफ किसानों का आंदोलन है, दूसरी तरफ ईवीएम का आंदोलन, तीसरी तरफ छात्रों का आंदोलन, बेरोजगारों का आंदोलन, इतने सारे लोग जो हैं सड़कों पे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर कांग्रेस के ही लोग कहें कि लग रहा है कि इस बार नहीं, अब 2029, या अगर कांग्रेस के लोगों से ये बात सुनने को मिलती है ना, तो मैं तो बहुत दुखी होता हूं। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, विपक्ष का सबसे बड़ा दल है। और उसके बाद हमारे शकील अख्तर जी और बेहतर बताएंगे। और उसके बाद अगर कुछ कांग्रेस के नेता अगर कहें कि नहीं जी, लग रहा है कि अब 2029 की तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे तो यहां दिखाई नहीं देता, मुझे तो दिखता नहीं है 2024 में मोदी जी रिपीट कर रहे हैं। और जो वहां फाइट करने जा रहा है वो अभी से हथियार डाल दिया है, और जो हारने जा रहा है वो कह रहा है हम तो तीसरे टर्म में आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जब जो हारने जा रहा है वो कह रहा है तीसरे टर्म में आ रहे हैं, इस लाल किले पे हम ही झंडा फहराएंगे, वो शान से कह रहा है। और आप जीतने की उम्मीद लगा करके आपको बैठना चाहिए था और उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अब तो 24 नहीं 29 की तरफ देखा जाए। सबकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां राहुल गांधी ने जिस ढंग से सबको एक साथ बांधा है, उस शुरुआत की भूमिका में मैं कह चुका हूं, जिसमें आप चाहे बिहार में देखिए तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन उनकी यात्रा में वहां दिखाई दिए तेजस्वी यादव। आप झारखंड में देख लीजिए, वहां मुख्यमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उनकी, लेकिन उसको छोड़ के राहुल गांधी के साथ नजर आए। नए मुख्यमंत्री आप जानते हैं, चंपाई सोरेन। और उसके बाद आप देख लीजिए इधर अखिलेश यादव अब साथ में आने वाले हैं। केजरीवाल अभी 4 दिन पहले जब इन लोगों की एक छोटी सी गैदरिंग थी अभिषेक मनु सिंघवी के यहाँ, वहां पर केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ये कहते हुए नजर आए, और अच्छी तरह से कहते हुए नजर आए कि नहीं, हम लोगों के सब कुछ ठीक है, सब अच्छी तरह से चल रहा है, जल्दी घोषणा करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद अगर ये जरा आपसे समझना इसलिए भी चाहता हूं कि ये बात आपके जरिए उन कांग्रेस के नेताओं, विपक्ष के नेताओं तक भी पहुंचाना जरूरी है कि भाइयों, आप हथियार मत डालिए। और हम भी यहां किसी को जिताने हराने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस चुनाव को चुनाव के हिसाब से लड़ाने के लिए जरूर बैठे हैं। चुनाव के हिसाब से ही लड़िए। आप हथियार मत डालिए, आप जीत सकते हैं। प्रेम कुमार जी। राजीव जी, पूरी बात को तर्क के आईने में समझने की जरूरत है कि किसी की मानसिकता ऐसी क्यों हो जाती है कि जिसे जीता हुआ चुनाव भी हारा हुआ या नहीं जीत सकने लायक लगता है, और
किसी को हारा हुआ भी लगता है कि जीत ही जाएंगे। तो देखिए, झूठ, जीत के झूठे दावे, वो तो झूठ बढ़कर बोलता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि 2024 के लिए जो विपक्ष की तैयारी रही थी, उसमें जो दो तरह के डिविजन्स हैं सोच की। तो जो लोग सड़क पर हैं, जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनको दिख रहा है कि जनता आंदोलित है और उनकी आंदोलन को जुबान देने की आवश्यकता है, जो बीते दिनों नहीं हो पाया, तो अब जनता ने स्वयं ठान ली और वो सड़क पर आ गई। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जनता सड़क पर है। कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल की राजनीति बिना जनता को साथ लिए हुए नहीं होती। भले ही बीते दिनों में चुनाव प्रबंधन के जरिए जनता को अपनी ग्रिप में लिया गया जी, लेकिन आज के दिनों में विपक्ष कभी चुनाव प्रबंधन में उतना मजबूत नहीं हो पाया। लेकिन आज के समय में जब बीते 10 साल से चुनाव प्रबंधन के जरिए मिली जीत को और उसके दुष्परिणामों को जनता एक ऐसे शासन में बदलती हुई देख रही है जो देश को तानाशाही की ओर ले जा रहा है, तो ये फीलिंग जो है नेता जरूर महसूस कर रहे होंगे, वो जिनके ऊपर जब आफत आती है तब। लेकिन जनता आफत का इंतजार नहीं करती, जनता देख क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर अकाउंट्स का बैन लगना या इलेक्टोरल, आपकी तरफ से थोड़ा माइक गड़बड़ हो रहा है, आवाज आपकी आ जा रही है, थोड़ा सा उसको ये कीजिए, ठीक कीजिए। आवाज जो है बीच बीच में थोड़ी सी चली जा रही है। जी प्रेम कुमार जी। अच्छा, मैं लीड लेकर नहीं, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आप आगे आकर के बोलिए तो शायद बेहतर आवाज आएगी। जी जी जी, आ रही है आवाज जी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें, घटनाएं घट रही हैं, किस आंदोलन को सम्मान देना तो दूर, आंदोलन को कुचल देने की प्रवृत्ति, विपक्ष को जगह देना, सम्मान देना तो दूर, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की रणनीति, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी, संवैधानिक संस्थाओं को अपने आप में लाचार बना देना कि वो सत्यपाल मलिक जैसे व्यक्ति पर एक्शन लेगी, जिस व्यक्ति के पास में जो व्यक्ति अगर कहता वो 300 करोड़ रुपए चुपचाप रख लेता तो आज ये मामला किसी को पता भी नहीं चलता। राम माधव भी खुश होते, अंबानी भी खुश होता। उसने 300 करोड़ रुपए ठुकरा दिए तो उन्हीं विसल ब्लोअर के घर में सीबीआई पहुंच रही है, बाकी पर नहीं पहुंच रही। क्योंकि ताजा मामला है इसलिए मैंने 1-2 लाइन ज्यादा बोल दिया। लेकिन ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं वो जनता के खिलाफ हैं, और जनता के खिलाफ है, ये बात समझाने का काम राजनीतिक दलों को करना चाहिए था। वो लोग निराश हैं जो नहीं कर पाए, वो लोग निराश हैं अपनी असफलता पर कि हम तो कर नहीं पाए तो हम जीतेंगे कैसे। लेकिन जो जनता के बीच है, जो जनता की ताकत समझती है, जो लोग ये समझते हैं कि पार्टी जनता से होती है, जनता पर पार्टी रूल नहीं करती है या जनता को पार्टी निर्देशित नहीं करती है, बल्कि पार्टी जनता के हिसाब से उनके सपनों को गढ़ने और बनाने और बचाने का काम करती है। उनका विश्वास एक अलग किस्म का है। उनका विश्वास है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है, नाराज है, गुस्से में है, सत्ता के खिलाफ है, जो क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है, जो हिंदू मुसलमान में चीजों को बदलना चाहती है, जिसने मीडिया पर नियंत्रण कर लिया है, जिसने हमारी जुबान पर नियंत्रण कर लिया है। एक से एक अनंत कथाएं हैं तानाशाही को व्यक्त करने वाली, जिसको हम बोलना भी चाहें तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। इतनी प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों के रहते हुए जनता के मन में ये बात सीधे घुस गई है कि इस सरकार को बदलना ही रास्ता है, वरना बिना चुनाव हुए कोई 400 पार का नारा कैसे दे सकता है भाई। चंडीगढ़ में देख लिया, चंडीगढ़ की घटना ने जनता को जुबान दे दी। इसीलिए कहते हैं ये 400 पार।
यानी जब चंडीगढ़ का 36 वोट को ये मैनेज कर लिया इन्होंने, वहां पर बेईमानी कर ली, कैमरे के सामने कर ली, तो ईवीएम में तो छिपी हुई चीजें हैं। ईवीएम का तो कौन सा चिप कहां लगा है हमको पता भी नहीं है। तब तो ये जरूर ईवीएम को हैक कर रहे होंगे, ईवीएम को हस्तांतरित कर रहे होंगे, बदल रहे होंगे, और इससे पहले जितनी प्रवृत्तियां हैं उन सबको देखते हुए जनता का विश्वास ईवीएम पर भी हट गया है। और पहले सबूत नहीं मिलते थे, लेकिन बीजेपी सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों ने उनको चंडीगढ़ की घटना के तौर पर सबूत दे दिया है कि लो सबूत, हाँ हम करेंगे, चुनाव हैक करेंगे, चुनाव हैक करके जीतेंगे। अब जनता को पता चल गया कि हर बात के लिए क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हर बार क्या सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ जी का मूड एक ही जैसा होगा। ये सारी चीजें सबको समझ में आने लगी हैं। तो इसको देखते हुए जो इस तरफ जनता की नब्ज को समझ रहे हैं, उनकी आवाज में अलग जादू है। देखिए ना तेजस्वी यादव की आवाज में क्या जादू है, देखिए राहुल गांधी की आवाज में क्या जादू है। ये दो आवाज जो हैं, किसी तीसरे में आज दम नहीं है कि जो इन दो आवाज को इक्वेट कर सके, उसके पैरेलल में खड़ा हो सके, क्योंकि ये जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी मैच करने में टाइम लग रहा है। देखिए आने वाले समय में क्या कर पाते हैं। लेकिन यही मैच तेलंगाना में किया था उस युवा नेता ने, उस कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार ने किया था, दिखाया था जनता से, राहुल गांधी का योगदान था उसमें। तो कर्नाटक जैसे बीजेपी के गढ़ को जनता ने उलट के पलट दिया। भाई तेलंगाना जैसे बीआरएस और बीजेपी के गठजोड़ को जनता ने उलट कर पलट दिया। तो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, असंवैधानिक सरकार चली है, उसके लिए भी तो जनता में गुस्सा है, और ये गुस्सा अलग अलग तरीके से व्यक्त हो रहा है। तो ये गुस्सा किसको फायदा पहुंचाएगा? जो इस सत्ता के खिलाफ सड़क पर होगा। और सड़क पर कौन है? सड़क पर कांग्रेस है। इसी वजह से इस सत्ता को बदलने का जो विश्वास है वो कांग्रेस के प्रति है। इसीलिए यही जो लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता नहीं हो सकता, देखिए वो भी होता दिख रहा है। जो लोग कहते थे कि ममता बनर्जी कांग्रेस में नहीं हो सकता है, उसकी भी बात बनती हुई नजर आ रही है। पता चल रहा है कि ममता बनर्जी 5 सीटें देने को तैयार हो गई है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन सकती थी, बनने को तैयार है। यानी इसी गठबंधन में वो निराशावादी लोग जो कि अपने स्वार्थ के दम पर जनता से डिस्कनेक्ट होकर अपनी जो सुविधाजनक परिस्थितियों में सत्ता में बने रहने की संभावनाएं तलाश रहे थे, उनको निराशा हो रही थी। वो बोल रहे थे हो ही नहीं सकता है, और सुर में सुर मिला रहे थे विरोधी दलों की। आज जो है, आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। वो डिमोरलाइज हो रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए देश में कोई मुद्दा नहीं बचा है। संदेश खाली को लेकर के पूरी मीडिया हंगामा कर रही है। संदेश खाली आज हम मदरसा वाला मुद्दा पकड़ लिया। मदरसा ने कहा कि वो इस गजवाए हिंद करेंगे, तो गजवाए ये सारी चीजें कब नहीं हुई हैं? कट्टरवादी ताकतें हमेशा कुछ न कुछ ऐसा फोड़ उखाड़ती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो देश के सेकुलर मूल्य के लोग हैं उनके सामने उनकी नहीं चलती। इस बार कैसे चल जाएगी? हम तो कहते हैं अरे न इस देश में गजवाए हिंद होगा, न हिंदू राष्ट्र होगा, न राज करेगा खालसा। कर लेगा क्या? खालसा राज कर लेगा क्या? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा क्या? गजवाए हिंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जब तक ये देश में संविधान जिंदा है, इस संविधान के हिसाब से देश चलेगा। और इसलिए उन लोगों को जो सेकुलर मूल्यों पर विश्वास करते हैं, वो इस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ वो एकजुट हैं। और ये अब तो मेरे ख्याल से मैंने साफ कर दी है तस्वीर की कौन निराश है और किनको आशा है, चाहे कांग्रेस के भीतर हो चाहे कांग्रेस के बाहर। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आशा और निराशा की बात। लेकिन सामने चुनाव है, और चुनाव में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और कैसे इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है, और कैसे बीजेपी एक्सपोज हो रही है, बीजेपी के तरह तरह के जो कारनामे हैं वो कैसे सामने आ रहे हैं, और वो उसको अब जनता समझ भी रही है धीरे धीरे ही सही। कल जो कुछ हुआ किसानों के आंदोलन में, एक 23 साल के युवक की गोली लगने से उसकी जान चली गई, और ये भी हरियाणा पुलिस का कारनामा है। और
इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत कुछ किसानों के आंदोलन से अभी आना बाकी है। तो इसीलिए किसानों का आंदोलन हो या युवाओं का आंदोलन हो, कुछ छात्र जो हैं उनको नौकरी मिल गई थी, लेकिन वो अभी भी अपने अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जब नौकरी लगी थी उसके बाद उनकी नौकरी को रोककर अग्निवीर योजना सामने लेकर आ गई सरकार, और अग्निवीरों को सामने लाने की कोशिश में पुराने जो लड़के थे जिनको नौकरी दी गई थी सेना में, उनको अब नहीं दी जा रही है। वो भी हतोत्साहित हैं, नाराज हैं, निराश हैं, और कई लोग तो अपनी जान पे खेल रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है इस देश में। क्या ये इतने खुश होकर हैं कि वो आपके जाकर के कल को बीजेपी को वोट देंगे? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब आप अपने ऊपर लेकर सोचिए जरा। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आप ढूंढेंगे तो 2024 की तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आएगी। बहुत आसान नहीं है मोदी जी के लिए तीसरा टर्म, ये साफ मानिए। और डॉक्टर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर सेकंड राउंड में जल्दी जल्दी आते हैं। कैसे देखा जाए अमलेंदु जी, अभी प्रशांत टंडन जी एक बात कह रहे थे कि दक्षिण भारत में 132 सीटें, 132 सीटों की तरफ तो आप देखिए मत, उधर कुछ नजर नहीं आता आपके लिए। अब बच गई जो सीटें 450 के लगभग, इधर 450 भी नहीं, उससे कम ही 420 सीटें, 420 सीट या 15 सीटें। तो ये जो 542 में से 132 घटा दीजिए तो 410 सीटें बचती हैं। ये जो 410 सीटें हैं उसी पर तो खेल हो रहा है अमलेंदु जी। उसी में तो उत्तर प्रदेश आता है, उसी में तो बिहार आता है, उसी में पश्चिम बंगाल आता है, झारखंड है उसी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब सब है, हरियाणा सब है उसी में। अमलेंदु जी। राजीव जी, 410 में से जो है वो 25 सीटें पूर्वोत्तर की भी निकाल दीजिए, अब उनको भी अलग कर दिया जाए, 5 कश्मीर की भी अलग कर दी जाए, तो ये तो हो गया। अब बाकी में आइए, अब 13 पंजाब भी अलग कर दीजिए। हाँ, 13 पंजाब भी अलग कर दीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब भी ज्यादा अलग कर दीजिए। तो अब कहां से जो है वो 370 और कहां से 400 आ रही हैं? ये तो 370 ही बैठ रही है, बाकी जो बचती हैं जाकर के सब, अगर इस तरीके से देखा जाए। अब राजीव जी, जो अभी तक की स्थिति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि साहब वो बहुत कुछ अच्छा करेंगे या क्या होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा उनका था दारोमदार, मतलब सब कुछ जो था उनका वो उत्तर प्रदेश के ऊपर था कि 80 सीटें और अब 80 की 80 जो है वो क्रॉस करेंगे। क्या आज भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को कह सकता है कि वो 40 सीटें लेकर के आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई आंतरिक प्रणाली है जो सर्वे करती है, क्या वो बता सकती है कि उत्तर प्रदेश में आज उसकी 40 सीटें आ रही हैं? बिहार में जो सीटें आई थी पिछले बार, क्या वो सीटें दोहराई जा रही हैं? तो ये कुल मिलाकर के ये देखिए, वो जो पंप भरने वाली चीज होती है, मुझे याद है राजीव जी, शायद 1998 का लोकसभा चुनाव था, बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। उनसे पूछा पत्रकारों ने कि भाई आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो उनका कि 80 सीटें जीत रहे हैं जी। और फिर सीटें आई थी शायद 16 जाकर के। तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप तो कह रहे थे 80 जीत रहे हैं, तो बोले कि ये कह रहे थे हम सब हार रहे हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का है। अमित शाह जी जाते हैं, दम भरते हैं और नारा देते हैं, तो मोदी जी भी अमित शाह जी का असर थोड़ा सा आ गया, तो वो भी 400 पार और 370 की बातें सब करने लगे। तो बातें जो है राजीव जी, बातों का क्या है, बातें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी कह सकता हूं कि हमारी पार्टी है वो 540 सीटें लेकर के आ रही है। मोदी जी तो खैर बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो वो तो इस तरीके का कुछ कह ही सकते हैं। लेकिन जो राजीव जी अब समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव में जा रहा है, उससे भी एक माहौल बन रहा है। और जो नैरेटिव बनने की बात थी कि नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बनाती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव भी बिगड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव क्या बना रही थी? नैरेटिव यही बना रही थी कि इंडिया गठबंधन में ये 28 दल हैं और किसी का किसी से मत नहीं मिलता है, सबकी अलग अलग नीतियां हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है, सबकी अलग अलग पॉलिसीज हैं, कई राज्यों में इनकी आपसी संघर्ष है, गठबंधन तो होगा ही नहीं। सारा नैरेटिव 370 और 400 का जो भी बनाया जा रहा था वो इसी के आधार पर बनाया जा रहा था। अब ये नैरेटिव तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गुजरात, दिल्ली और गोवा और असम में अगर समझौता हो रहा है, अगर तृणमूल कांग्रेस, अभी सूचना आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ भी डील पक्की हो गई है, वहां भी समझौता होने जा रहा है कांग्रेस के साथ, शायद वहां लेफ्ट पार्टीज नहीं होंगी वहां। तो अगर इस तरीके से बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में हो जाता है, बाहर से भी खबरें आ रही है कि डील एकदम पक्की है और केवल घोषणा की देरी है,
तो ये नैरेटिव तो जो बनाया जा रहा था राजीव जी वैसे ही बिखर जाता है। तो कुल मिलाकर के जो है वो नैरेटिव की बात थी, नैरेटिव बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, मीडिया उसका ही है तो वो भी उसके नैरेटिव को बनाने का प्रयास करता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जैसा आपने कहा कि अगर कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो उस नैरेटिव में जाने की फंसने की कोशिश करते हैं, तो मुझे राजीव जी इतिहास में मैंने पढ़ा था, मैं विद्यार्थी था जब 8वीं या 9वीं में पढ़ता था, तो मैंने पढ़ा कि एक जोशी ने भविष्यवाणी कर दी एक राजा को कि दक्षिण की तरफ से आएगा और उसके घुटनों से नीचे हाथ होंगे और वो आपको हरा करके सत्ता पे कब्जा कर देगा। वो दक्षिण की तरफ से एक आया, यवन जो था वो हारा हुआ और 16 घुड़सवार लेकर के आया। तो पिछले दरवाजे पे आया राजमहल के और उसने जो था वो शरण लेने के लिए कि रात उसको बितानी है, युद्ध हार के आया है, उसने दरवाजा खटखटाया। दरबान ने राजा को जाके बताया कि दक्षिण की तरफ से आया है और घुटनों से नीचे उसके हाथ हैं और लगता है कि कोई लड़ाका है। राजा जो थे वो गद्दी छोड़ के भाग गए कि तो वैसे ही हरा देगा। तो ऐसे लोग जो है वो इस काम के लिए रखे जाते हैं। तो ये अब ये पता नहीं कांग्रेस के लोग हैं किसके लोग, मैं नहीं कह सकता किसके लोग हैं, लेकिन ये वही हैं जो बता रहे हैं कि दक्षिण से आएगा और घुटनों से लंबे हाथ होंगे। तो इन घुटनों से लंबे हाथ वालों की जो विचार रखते हैं, इनके जो है घुटने ठीक करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के लोगों को चाहिए ऐसे लोगों के घुटने ठीक दुरुस्त करे, उनकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग करे। और राहुल गांधी फिर एक बार कहें कि भाई जिसको जो है दक्षिण की हवा देख करके भागना है तो वो भाग जाए, दक्षिण से तो हम ही आ रहे हैं और घुटनों से लंबे हाथ हमारे ही हैं। राजीव बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही उदाहरण आप दे रहे थे। कुल मिलाकर धरातल पे जाके काम करने की ज़रूरत है और ये काम अगर अभी इस वक्त विपक्ष कर ले, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि एक सूत्र में बांधने का काम राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं, चाहे वो अब राहुल गांधी की कई लोग तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो इनको पहले करना चाहिए था लेकिन अब धीरे धीरे कर रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं दूसरे राउंड में और आपसे एक बार फिर से वही समझना चाहता हूं कि यहां पे जो अब पूरा का पूरा नैरेटिव, पूरा खेल जो है वो उत्तर भारत का है। पूरी लड़ाई क्या आपको भी लगता है कि इधर उत्तर भारत पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है? दक्षिण भारत तो बिल्कुल ही, और बीजेपी के लोग भी कहते हैं, ये मानने लगे हैं कि दक्षिण भारत में दाल नहीं गलने वाली और पूरा का पूरा फोकस उत्तर भारत में है। स्मृति ईरानी जी जाकर घर बना करके 15,000 स्क्वायर फीट के घर में आज शिफ्ट होती हैं और पता नहीं वो भी जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी, इसीलिए शायद कह रही हैं कि आमने सामने की लड़ाई हो जाए। तो कैसे इसको आप देखते हैं उत्तर भारत की लड़ाई को? हिंदी बेल्ट जी, पहली बात तो ये है कि बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि दक्षिण भारत में जो गड्ढा होने वाला है उसकी भरपाई कहां से हो सकती है। तो उसकी भरपाई के लिए यही सारे राज्य हैं जो आपने गिना दिए, जिनमें से बिहार है जिसमें बीजेपी का कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। इतनी उलटबाजियां करने के बावजूद फिर उन्हें नीतीश कुमार को गले लगाना पड़ा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ अब लौटने वाले नहीं है। बचा उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी कांग्रेस की सीटों के बंटवारे के बाद बीजेपी वो जो गड्ढा दक्षिण में होने वाला था, जो यूपी से भरने की उम्मीद लगा रही थी कि इस बार 80 में से 79 सीटें और जीत जाएंगे, वो होता अब नहीं दिखाई दे रहा जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पहले ही बीजेपी चरम पर थी। आप क्या करेंगे राजस्थान में? 25 की 25 सीटें आपके पास थी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 थी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 थी। तो अब इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। कुल मिलाकर अगर एक एक सीट भी कम होगी तो बीजेपी का ही ज्यादा नुकसान है ना। इसमें जो मैं दो बातें कहना चाहता था वो ये कि जितना मुख्य धारा का मीडिया है, हम और आप जैसे समीक्षक भी, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारे पर इतनी ज्यादा चिंता पूरा देश कर रहा था, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी तो 36 पार्टियां हैं। क्या सीटों का बंटवारा हो गया? बीजेपी, जेपी नड्डा तो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे, उनकी क्या हैसियत है हम देख चुके, लेकिन क्या कोई उनसे पूछता है कि आपके साथ जो गठबंधन में शामिल है, एनडीए गठबंधन में, उनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें आप देने वाले हैं? उनके गठबंधन में कितने ऐसे दल हैं राजीव जी जिनका एक भी सांसद नहीं है? कितने ऐसे दल हैं जिनके 1, 2, 3 सांसद होंगे? तो 370 के बाद की बची हुई 30 सीटों है, क्या 370 को बीजेपी ले आएगी? और 30 सीटों में हर पार्टी एक एक सीट जीत कर आने वाली है उनकी, तब 400 पार करेंगे। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 2 तरह के अलायंसेस होते हैं, एक प्री पोल और एक पोस्ट पोल। अगर बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधनों की गतिविधियों को आप देखें
तो फिलहाल तो कांग्रेस नीति, उसको नीति कहना चाहिए, वही सबसे बड़ी पार्टी उस गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसकी पहलकदमी तो बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। उस सीटों का बंटवारा किए ले रही है। उसके बाकी घटक दल भी 1-2 दिन में सीटों के साथ आ जाएंगे संख्या लेकर। दूसरा पायदान होगा चुनाव जीतने के बाद। राजीव जी, कई बार ऐसा अवसर हमारे देश में आया, हम देख चुके हैं, यूपीए सरकारों के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोस्ट पोल अलायंस भी होते हैं। अगर जीतने की स्थिति में 2-4 सीटें कम पड़ी किसी को भी, इंडिया या इंडिया गठबंधन को, तो जो छोटे छोटे दल हैं जिनके एक सांसद, 2 सांसद, 5-4 सांसद चुनकर आएंगे, वे किसी सैद्धांतिक आधार पर, किसी विचारधारा के आधार पर तो न इधर है न उधर है। उनमें से कौन कब इधर से उधर चला जाएगा, इसका इंतजार चुनाव के बाद करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बढ़त ले ली है सीटों के बंटवारे पर, और बीजेपी से अभी कोई सवाल तक नहीं पूछ रहा है। तो अगली बार हम लोग भी ये सवाल पूछेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी, आप अपनी 36 दलों के गठबंधन में कब सीटों का बंटवारा करेंगे? कब ऐसी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जैसी कल लखनऊ में हो गई या दिल्ली में कल परसों में होने वाली है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की? तो ये सवाल भी साथ साथ पूछे जाने चाहिए। मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन की ये बढ़त अगर ऐसी ही चलती रही तो आने वाले 30-40 दिन बीजेपी के लिए और ज्यादा कठिन होने जा रहे हैं। जी राजीव जी। जी, बहुत कठिन होने जा रहे हैं। और लेकिन इंडिया गठबंधन की बंधन जो है वो कितनी मजबूती के साथ आगे है, और उसमें राहुल गांधी के रोल की ज़रा चर्चा चाहता हूँ। शकील अख्तर जी, क्या आपको लगता है कि ये जो अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण, इसमें इस रोल को, राहुल गांधी को लेकर जो बातें होनी चाहिए शायद उतनी नहीं हो रही हैं? आपसे समझना चाहता हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का गठबंधन हो, चाहे वो इधर आम आदमी पार्टी का के साथ के गठबंधन की बात हो। सुनने में ये आ रहा है कि राहुल गांधी ने उधर ममता बनर्जी से दोबारा बात की है, ये हो, क्या कुछ है, जरा आपसे समझूं। देखिए राजीव जी, राहुल की आवाज अभी कैम्ब्रिज से उठने वाली है और उसको पूरी दुनिया सुनेगी। वो कैम्ब्रिज जा रहे हैं और उस कैम्ब्रिज में जहां के वो स्टूडेंट रहे हैं। जिस मीडिया की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस ने पूरा बयान दिया था कि वो कैम्ब्रिज जा रहे हैं, कैम्ब्रिज ने उन्हें आमंत्रित किया है, पिछले साल का वादा था, कैम्ब्रिज में वो पढ़े हैं। लेकिन गोदी मीडिया चला रहा है कि घूमने जा रहे हैं। लेकिन अब उसके चलाने से या चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे पहले हुआ, कैम्ब्रिज से जाके जब वो बोलेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर, जब वो बोलेंगे अपनी न्याय यात्रा के ऊपर, जब वो बोलेंगे दूसरे मुद्दों के ऊपर, तो आप देखेंगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की और चैनलों की सुर्खियां बनेगी। तो राहुल जो हैं आज की तारीख में एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं कि वो कहीं से बोले, उनकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, वो पूरी दुनिया सुन रही है। और इसीलिए जो आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग कांग्रेस में 2029 की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये वो लोग हैं जो शल्य की भूमिका में हैं। वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को हतोत्साहित करना चाहते हैं। जैसे शल्य जो है महाभारत के पूरे युद्ध में कर्ण को हतोत्साहित करता रहा। सबको मालूम है कि कर्ण का सारथी था वो, और कर्ण का सारथी होके वो तारीफ करता था अर्जुन की। नतीजा क्या हुआ कि इतिहास में शल्य का कहीं नाम नहीं है। सारथी के रूप में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो श्री कृष्ण का। तो इस तरह के जो शल्य हैं जो आज 2029 की बात कर रहे हैं, वो कहीं नहीं रहेंगे, न इतिहास में रहेंगे, न कांग्रेस में रहेंगे, और बीजेपी तो उन्हें कुछ देने वाली है नहीं। देखिए एक दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें केसी वेणुगोपाल थे, जयराम रमेश थे, अजय माकन थे, उसमें एक और बहुत, जी अजय माकन, हाँ, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है जिसके ऊपर शायद कल या परसों में एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिले। वो ये बताया गया है कि 35 कंपनियों पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे डाले गए, पहुंचाई गई, और उन लोगों ने डर के 350 करोड़ और उससे ज्यादा रुपए जो है बीजेपी को चंदा दे दिया।
और ये चंदा जो है ना इलेक्टोरल बॉन्ड के उसमें नहीं आया है, रूप में नहीं आया है जी। ये जो चंदा जैसे पहले दिया जाता था वैसे आया है। तो ये कांग्रेस ने आज बताया, जयराम ने आज ये बताया कि इस तरह डरा धमका के बीजेपी पैसा इकट्ठा कर रही है। 35 कंपनियों के पास, देश की बड़ी कंपनियों के पास आप ईडी पहुंचा दो, वो दे देंगी पैसा। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये सारा सिलसिला चल रहा है इसको ठीक से समझना जरूरी है, हमको भी और हमारे दर्शकों को भी, कि ये जो है इनकम टैक्स मांग रहे हैं कांग्रेस से, तो इनकम टैक्स पॉलिटिकल पार्टीज का जो पैसा होता है उस पर नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो इनकम ही नहीं है, वो कोई आमदनी नहीं है। वो जो पैसा है वो पार्टी को चलाने के खर्चे के लिए है, वो चुनाव के खर्चे के लिए है और जनता के और पार्टी के लोगों के कंट्रीब्यूशन से आता है, सहयोग से आता है, जो अभी क्राउड फंडिंग से कांग्रेस ने इकट्ठा किया। वो इनकम नहीं है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी ने आज तक 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में एक भी पैसा इनकम टैक्स के रूप में दिया हो तो अपना आईटी रिटर्न बता दे जी। कोई दूसरी पार्टी बता दे, नहीं बीजेपी बता दे। तो इनकम टैक्स, अच्छा अब ये मामला क्या है इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। मामला ये है, दो मामले हैं। एक, इनकम टैक्स ने कहा कि आपके पास नगद पैसा आया है, तो नगद पैसा क्या था? जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, कांग्रेस ने उनसे अपील की थी तो उन्होंने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा पार्टी फंड में जमा किया, लेकिन पैन कार्ड के साथ जमा किया, कागज के साथ जमा किया, वो नगद पैसा है। दूसरा उनका क्या है कि आपने रिटर्न दाखिल करने में देर कर दी। वो देर कितनी हुई? करीब 1 महीने की। 1 महीने की रिटर्न दाखिल करने में देर सारी कंपनियां करती हैं, और जो इंडिविजुअल टैक्स देते हैं, हम लोग जो आईटी रिटर्न भरते हैं, सबसे कभी कभी देर हो जाती है, ऑफिस वालों से भी हो जाती है, और जिसके लिए उसको एक समय अवधि होती है कि आप अगर इतनी तारीख तक नहीं कर पाए तो इतने बंद कर दीजिए। तो ये 2 मामलों के ऊपर उन्होंने इतना उसके ऊपर फाइन कर दिया। और सबसे मजेदार बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि मामला कब का है? ये अभी 2024 का नहीं है, 2023 का नहीं है, 22 का नहीं है, 2019 का मामला है। ये 2019 के मामले में आप 2024 में कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सारे जो मामले हैं, अगर कोई पूछेगा कैम्ब्रिज में, तो राहुल को जवाब तो देना पड़ेगा ना। फिर वो कहते हैं कि आप विदेश में जाके बोलते हैं। अगर विदेशी ये पूछेंगे कि भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसा कि आप बता रहे थे और राहुल ने ट्वीट किया है, तो आप पूछेंगे नहीं कि साहब आपके प्रधानमंत्री तो कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और आपके ऊपर ये आरोप है, आप यहां आ गए हमारे पास कैम्ब्रिज में, अपने आरोपों पर सफाई दो। तो राहुल ये सब बताएंगे नहीं कि भाई मेरे ये इनकम टैक्स मुझसे मांग रहे हैं, मेरी पार्टी से मांग रहे हैं। इनकम टैक्स तो लगता ही नहीं है पार्टी के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। और मामला जब अंतरराष्ट्रीय छपेगा, वहां के अखबार लिखेंगे, वहां के टीवी चैनल दिखाएंगे, तो हमारा मीडिया कहेगा कि राहुल विदेश में जाके बोलते हैं। आप ऐसे मामले खुद क्रिएट करते हैं जो दुनिया में सवाल बने। किसान की मौत हुई, आज कांग्रेस के जो किसान संगठन है उसके अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुखपाल सिंह खेरा ने, और वो फोटो दिखाए, वो सारी घटना बताई, सिर में गोली लगी हुई है। सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि जलियांवाला बाग 2 दोहराया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं है, सिर में गोली लगी है, 23 साल का लड़का मर गया, शुभकरण सिंह, और कोई एफआईआर लॉन्च नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एफआईआर लॉन्च ना हो? कागज में कि एफआईआर दर्ज नहीं करी है उन्होंने। तो स्थितियां बहुत गंभीर है। तो आप जो पूछ रहे थे कि राहुल की आवाज, राहुल की भूमिका, तो राहुल की भूमिका ही है कि जो अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, भरोसा राहुल का, जो केजरीवाल करने जा रहे हैं, भरोसा राहुल का, जो ममता बनर्जी करने जा रही हैं, राहुल में विश्वास। और विश्वास क्या है कि जो आप कह रहे थे कि 2029 वाली बात जो लोग कर रहे हैं, जो कुछ कांग्रेसी उस तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ को तो लिया ही नहीं गया, अपने बेटे के साथ चले गए, दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, दरवाजा नॉक करते रहे, दरवाजा नहीं खुला। तो सबको भरोसा है कि चाहे कोई चला जाए, कितने ही लोग चले जाएं, एक राहुल है जिसको मोदी जी डरा नहीं सकते, जो झुकेगा नहीं और जो लड़ना भी नहीं छोड़ेगा, जनता के सवाल उठाता रहेगा। तो यही राहुल की आवाज है,
और यही राहुल की विश्वसनीयता है जिसकी वजह से आज की तारीख में ये सारे समझौते हो रहे हैं, सीट शेयरिंग हो रही है और जनता का विश्वास बन रहा है। जी, परेशानी में तो है, बिल्कुल है, और राहुल परेशान कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा और उसके बाद लगातार जो ट्वीट कर रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाला जो ट्वीट है, बहुत ही शानदार ट्वीट है। कहीं ना कहीं वो अंदर तक झकझोरने वाला बीजेपी के लिए खासकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज़रूर है। और अभी राहुल गांधी जा रहे हैं, कैम्ब्रिज में भाषण देंगे और इधर हिंदुस्तान में कहा जाएगा कि राहुल गांधी ने भारत का सिर नीचा किया। तो ये खबरें और हेडलाइंस आप तैयार रखिए छापने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। प्रशांत टंडन जी, ज़रा जल्दी आपके पास भी आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, इसको कैसे आप देखते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी की बात हो रही है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ इंडिया अलायंस की बात हो रही है, और ज़रा आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस का, जो अभी बता भी रहे थे, 65 करोड़ रुपए निकाल लेना, ये क्या ये भी उसी क्रम में है कि आपके पास पैसा हो नहीं हो तो आप चुनाव उस मजबूती से नहीं लड़ेंगे? जैसे चुनाव से पहले नोटबंदी कर दी गई थी 2016 8 नवंबर को, 17 में कई राज्यों में चुनाव थे जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। क्या उसी दिशा में उठाया गया एक कदम ये देखा जाए, माना जाए? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। 2016 में भी यही किया था, और एक ही देखिए, मोदी साहब पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ पाते, राजनीतिक रूप से लड़ नहीं पाते। वो 2014 में भी वो आए तो लड़ाई उनकी नहीं थी, अन्ना हजारे लड़ रहे थे चुनाव। अन्ना हजारे की लड़ाई में वो उनकी नाव जो है वो गंगा पार कर गई। लेकिन चुनाव वो राजनीतिक रूप से राहुल गांधी से या विपक्ष से कभी लड़ते नहीं है। वो लड़ते हैं सीबीआई, ईडी, मीडिया, कॉरपोरेट को साथ में लेकर लड़ते हैं। और जिस दिन वो राजनीतिक रूप से लड़ने लगेंगे तो वास्तविकता का सामना उनको होगा। और अभी आप देखिएगा कि जिस तरीके से शकील जी बता रहे हैं, जब ये हुआ तो तभी मैंने कहा था कि जो इनकम टैक्स किया आईटी एक्ट का 13A है, 13A, सेक्शन 13A, वो पॉलिटिकल पार्टीज को किसी भी प्रकार के टैक्स से एग्जेम्प्ट करता है। छूट है उनको, चंदे पे छूट है, अपने इमारत का कोई हिस्सा वो किराए पे अगर चढ़ा दें उस इनकम पे भी छूट है। उनके फिक्स डिपॉजिट पे जो कैपिटल गेन टेस्ट होता है, टैक्स है, वो भी नहीं लगता है। तो ये जो केवल कैश ट्रांजैक्शन पे और 45 दिन या 40 दिन लेट होने पर पेनल्टी लगा दी, वो पेनल्टी तो कोर्ट में जाएगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने अकाउंट सील किया हुआ है। टेक्निकली वो अकाउंट सील है। आपने अगर एक उसमें वो लगा दिया, बार लगा दिया कि इतना पैसा मिनिमम होगा, और उसके बाद आपने पैसा विड्रॉ भी करा लिया बैंक के थ्रू, तो ये अकाउंट को सील करना ही है ऑलमोस्ट। वो कोर्ट में जाएगा तो ये मामला होगा। तो लेकिन राजीव जी, दुनिया का इतिहास और भारत का इतिहास बताता है कि इन हथकंडों से आप सत्ता में वापस नहीं आ सकते। जी, सत्ता में वापस तभी आ सकते हैं जब आपका काम लोग जो है वो कर रहे हो। और ये पार्टी जो 400 की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो कह दे कि हम राम मंदिर में चुनाव जीत जाएंगे। कहाँ गया राम मंदिर? राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव जीत जाएंगे। राम मंदिर के मुद्दे पे का कोई बता दीजिए कि बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कौन सी ऐसी बात अब कही जा रही है राम मंदिर के बारे में। तो इसका मतलब है कि वो मुद्दा आपके चला नहीं। और यही परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी राहुल राजीव यही हुई है कि ये मान के चले थे। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बीजेपी को कोई और मुद्दा तलाशना होगा। तमाम सारे टेस्ट बलून चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कम्युनल सांप्रदायिकता को हवा देने की बात चल रही है, वहां खुद मोदी जी जा रहे हैं। मणिपुर नहीं गए लेकिन वहां जा रहे हैं। तो तमाम तरीके के टेस्ट बलून फेंके जा रहे हैं कि कौन सा मुद्दा चल जाए। जी, लेकिन अभी तक बीजेपी को इसमें सफलता नहीं मिली है।
और जब तक एक मुद्दा इनके पास नहीं होगा राजीव जी, बड़ा मुश्किल होगा। जी प्रकाश जी, आपको क्या लगता है? प्रकाश जी। मुझे लगता है कि बीजेपी के नीचे से जमीन खिसकी हुई कई कारणों से है। एक तो जो देश के सबसे बड़े राज्य में गठबंधन है, इंडिया गठबंधन आ गया है, समझौता हो गया है। दिल्ली में गठबंधन हो गया है, बंगाल में होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं, हो रहा है। लेकिन आप से या समाजवादी पार्टी से जो भी सीटों का शेयरिंग हो रहा है वो केवल एक एक राज्य के लिए नहीं है। अगर सपा से समझौता हो रहा है, सीट शेयरिंग हो रहा है, तो केवल यूपी के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए भी है। या आम आदमी पार्टी से कोई सीट शेयरिंग की बात हो रही है तो केवल दिल्ली के लिए नहीं है, और राज्यों के लिए भी है। ये बात तो और है कि पंजाब में उन्होंने दोनों ही दलों ने तय किया कि हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। यानी ये तय है कि हमारी सीमा रेखा ये है, यहां यहां हम मिलकर लड़ेंगे। ये बातें बिल्कुल कांच की तरह साफ हो चुकी है। इसलिए बीजेपी को डर लग रहा है कि जिनके बूते पर वो सत्ता में आने की का दम भरती, जिसे विश्वास था, बिहार जैसे बड़े राज्य में तेजस्वी हैं, जहां कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, और नीतीश कुमार के साथ सीटों को समझौता बीजेपी को करना पड़ा, तो केवल 17 सीटों पर लड़ेगी। 17 सीटों पर लड़ने पे अगर 17 की 17 जीत भी जाए तो 17 ही रहेंगी, कोई 40 नहीं हो जाएंगी। तो बड़ी विचित्र स्थिति में बीजेपी, यहां बीजेपी के पास खोने के लिए केवल खोने के लिए है, पाने के लिए कुछ नहीं है, और यही बीजेपी की परेशानी का कारण। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा प्रेम कुमार जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ खोना पाना, लेकिन उन सब के बीच कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अब लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से राजीव जी, कुछ समय पहले तक ये स्थिति बन नहीं रही थी, बोलने लायक स्थिति नहीं हो रही थी कि कैसा मुकाबला होगा, लेकिन अब तस्वीर बनने लगी है और ये साफ लगने लगा है कि सत्ताधारी दल अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है। और विपक्ष दावा करे या हम आप दावा करें, इससे बेहतर तरीका देखने का ये है कि सत्ताधारी दल चुनाव में आसन्न खतरे को देख रहा है और वो उसके सिम्टम्स क्या हैं। उनके सिम्टम्स साफ दिख रहे हैं। वो डरे हुए हैं, वो किसान आंदोलन से डरे हैं, वो ईवीएम आंदोलन से डरे हैं, वो छात्र नौजवानों से डरे हैं, वो अग्निवीर जैसी योजनाओं के कारण वो पैदा हुए गुस्सा से डरे हैं, और ये सारी चीजें कांग्रेस के अकाउंट से पैसा चोरी कर लेने या फिर दूसरे और तरीकों में व्यक्त हो रही हैं। तो हम बीजेपी के सिम्टम्स को देखें, जो अपने जिस तानाशाही के कारण सबसे ज्यादा अंदर में बेचैनी बीजेपी के भीतर है, हमें लगता नहीं है, क्योंकि बाहर बात आती नहीं। तो जब जहां और जब एक पार्टी अपने अंदरूनी असंतोष को दूर नहीं कर पाती है और तानाशाही प्रवृत्ति उस पर प्रभावी होने लगती है, तो उस पार्टी का लोकतंत्र ही उस तानाशाही के खिलाफ उसको हराने वाली हवा बनाने लगता है। और वो हवा बनने लगी है, इसमें बीजेपी के लोगों का बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं कि विपक्ष का ही योगदान है। बीजेपी के लोग जो इनएक्टिव हैं, बीजेपी के लोग जो इनके रवैये से परेशान हैं, वो धार्मिक लोग जो श्री राम के नाम के दुरुपयोग से परेशान हैं। हमें जरूर टीवी चैनल्स पे दिख जाते हैं कि श्री राम की जय जयकार करने वाले लोगों की संख्या इतनी है, लेकिन जो टीवी चैनल्स पर नहीं दिख रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं और जो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे धर्म का कोई राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है, उनकी संख्या भी कम नहीं है। ये सारी शक्तियां, ये सारी बातें देखते हैं तो हमें लगता है कि विपक्ष में इसके बावजूद कि कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं हुआ, छिटपुट आंदोलनों को एक यूनिफाइड आवाज नहीं मिली, फिर भी चूंकि जनता का असंतोष सत्ता को बदलने के लिए व्याकुल है और राहुल गांधी और कांग्रेस सड़क पर है, इसलिए इसका फायदा उनको ही मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल।
राहुल गांधी लगातार पिछले लगभग 36-37 दिनों से, लगभग 40 दिनों से कह लें, वो सड़क पे हैं और अभी ये यात्रा 20 मार्च तक उनकी चलनी है। इस बीच उनकी यात्रा में एक पड़ाव आएगा और जिसमें वो लंदन जाएंगे 2 दिन के लिए, कैम्ब्रिज जाएंगे और कैम्ब्रिज में वो 2 या 3 लेक्चर देने वाले हैं वहाँ पहुँच के ब्रिटेन में, और उसके बाद फिर वापस आएंगे और फिर यात्रा आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच 3 मार्च को कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली होनी है पटना के गांधी मैदान में, और वहां से रैलियों का आगाज होगा। इंडिया गठबंधन एक साथ एक मंच पे दिखेगा और उससे पहले सीटों का बंटवारा आपके सामने होगा। सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती रही और इन चर्चाओं में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में टूट फूट और कहीं ना कहीं उसे कमजोर बताने की कोशिश होती रही। इन सब के बाद अब जैसे ही कल से उत्तर प्रदेश में जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वहां से खबर आई कि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसके बाद से सुर सबके बदल गए हैं। और इधर दूसरी तरफ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस दोनों के बीच गठबंधन की बात जो है वो बहुत तेज गति से आज आती हुई सुनाई दी, और जिसमें न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम, इन तमाम राज्यों में एक साथ ये दोनों दल लड़ेंगे चुनाव। तो बहुत कुछ सामने है और इसी दम पर हम कह सकते हैं कि आने वाला चुनाव बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत कहें तो तगड़ी चुनौती जो है वो इंडिया गठबंधन देने वाला है बीजेपी को। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ये आज की जो चर्चा में, और इसके बाद सीधे हम चुनाव की घोषणा के तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि उससे पहले बहुत कुछ है जो हम रोजाना आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपका क्लोजिंग कमेंट के लिए, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। आप लोग लगातार बने रहे और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं इस चर्चा को सुन रहे थे, देख रहे थे और साथ साथ अपनी बातें, अपने विचार आप यहाँ रख रहे थे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए डॉक्टर